हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का स्पेशल सेशन एक बार फिर से एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पर ही आधारित है। इस सेट में भी 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए। हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखेंगे और वही प्रक्रिया अपनाते हुए पहले आप 20 सेकंड की समय सीमा के अंदर उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे और उसमें कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है उसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। जैसा कि पहले ही मैंने कह दिया है कि ये एरर स्पॉटिंग मॉक टेस्ट है, ये कभी भी किसी एग्जामिनेशन में पहले पूछा नहीं गया है। अधिकांश क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर रेकमेंड किया जाता है उससे लिया गया है और कोशिश ये रहेगी इसमें कि हर एक लेवल के बच्चे, चाहे आप सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल के बच्चे हैं, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको जरूर यहां से मिलेगी। तो सेशन पर बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं। सेशन की शुरुआत करेंगे, फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन लिए गए हैं और कौन सी नई जानकारी लेकर के मैं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 200 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। सबसे अहम बात है, आप इसमें भागीदारी जरूर निभाइए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, चाहे गलत हो सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास ही ये तय करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी मंजिल को पाएंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला सवाल लिया गया है वो आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स द यूएस इकोनॉमी हैज बिन एफ्लिक्टेड। अब देखिए यहां पर जो है ये हैज बिन लगा हुआ है, तो यहां पर क्या है, बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। और इसके साथ जो यहां टू लगा हुआ है ना, ये प्रेपोजिशन गड़बड़ है। एफ्लिक्ट के साथ एफ्लिक्टेड, इसके साथ बाय का प्रयोग होगा, यहां पर टू का प्रयोग होगा नहीं। मतलब यह है कि पैसिव के ये उस नॉर्म्स पर नहीं आता है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बाय के अलावा कोई और प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक नॉर्मल है और एफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा देना। ये जो वर्ब है इसका मतलब होता है पीड़ा देना, जिसका कि पैसिव पैटर्न यहां पर इसको बना करके लिखा गया है, या फिर कह सकते हैं दुखी होना। और ये जो एलिमेंट है इसका मतलब होता है बीमारी, या फिर कह सकते हैं विकार, जो दोष कह सकते हैं, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहता है ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स द यूएस इकोनॉमी हैज बीन एफ्लिक्टेड। यहां टू नहीं, यहां बाय होना चाहिए, एन एलिमेंट, और वो क्या है, इनइक्वालिटी, नॉट ओनली इज इनकम। अब देखिए यहां पर क्या है, फिर से इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप के बाद ये सेंटेंस की शुरुआत में लिखा गया है नॉट ओनली इज इनकम इनइक्वालिटी राइजिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज ऑल्सो हायर देन इन अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज। बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। मैंने पहले ही नॉट ओनली और बट ऑल्सो के केस में आपसे ये बता दिया था कि अगर आप नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, वैसे केस में आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है, और इस परिस्थिति में आप चाहें तो बट या बट ऑल्सो को छोड़ सकते हैं, जो कि यहां पर किया गया है। इसीलिए इस वाले हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी जहां पर है वो होना चाहिए एफ्लिक्टेड बाय, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। यहां पर क्या है, ध्यान रखना है। देखिए कहीं पर भी सवाल अगर पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे होंगे सर अब मैंने तो नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा तो मुझे लगा कि यहां पर ही कोई गड़बड़ी होगी। देखिए आपके लगने या ना लगने, सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट ये डिसाइड कीजिए कि सही जो ग्रामेटिकल फैक्ट्स है वो कहां फॉलो हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स द यूएस इकोनॉमी हैज बीन एफ्लिक्टेड बाय एन एलिमेंट
इनइक्वालिटी, उसकी चर्चा की गई है, उसके बाद उसको लिखा गया है दूसरे स्टेटमेंट में। और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो नॉट ओनली की विस्तार से मैंने वहां पर हर एक बात की चर्चा की है कि किस किस तरीके से उसका प्रयोग होगा। अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर करके छोड़िएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पिछला जो इसका शुरुआती पहला एपिसोड है उसमें आप जरूर उसको देखिए। अगर आप नॉट ओनली के बारे में उतने विस्तार से नहीं जानते हैं तो वहां पर आपको आपकी सारी जानकारी नॉट ओनली से रिलेटेड मिल जाएगी, और तब यहां पर जो आपसे गड़बड़ी हुई है वो नहीं होगी। क्या है कि नॉट ओनली को अगर हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं तो एम्फेसिस के लिए इन्वर्जन का प्रयोग वहां पर किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप चाहें तो बट या बट ऑल्सो को छोड़ सकते हैं, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि दो डिप्रेशन, आप जानते ही हैं इसका मतलब होता है दबाव, विषाद, दुख, इफेक्ट्स ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप। और ये जो डेमोग्राफिक है ये जनसंख्या संबंधी है, जनसंख्या संबंधी है ना। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसंख्या संबंधी जो समूह होते हैं उसमें हर जगह पर यह प्रभावित करता है। इट इज मोर कॉमन विद इन। अब ये जो विद इन है इस पर हमको पहले विचार करना है, हम इसकी जानकारी आपके सामने रखते हैं। एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट्स। अब देखिए एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर कालीन, जो युवा अवस्था होता है ना, किशोर कालीन, ठीक है, या बचकाना कह सकते हैं इसको, ठीक। एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट्स, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज पर्टिकुलरली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ एंड एडल्ट्स। अब देखिए इतने सारे ग्रुप की चर्चा की गई है, तो सबसे पहले यहां लग रहा है कि मैंने बताया था कि बीच में है ना, इट इज मोर कॉमन। तो कहां कॉमन है भाई, तो सेंस आ रहा है कि भाई इस ग्रुप के बीच में ये ज्यादा कॉमन है। तो के बीच में के लिए मैंने बताया था पिछले दिन क्या, बिटवीन, जो मैंने आपको पिछले दिन जानकारी दी थी वो आपको जानकारी दी थी बिटवीन की, और फिर हमने जानकारी दी थी आपको एमंग की। एमंग के बारे में कहा था टू प्लस के साथ इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल टू के लिए होता है। तो एक्चुअली जो यहां मेरा सवाल है इसमें मुझे क्या लगाना होगा, यहां पर एमंग का प्रयोग करना पड़ेगा कि एमंग एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज एंड एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 60। तो मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में ऐसा कॉमन है, इट इज मोर कॉमन, तो यहां पर एमंग होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि विद इन की जानकारी हम यहां पर आपको पूरे विस्तार से दे देते हैं, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे और फिर इस सवाल को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इसका पेयर बनाते हैं हम कि किसके साथ हम इसको कंपेयर करके आपको बता सकते हैं। तो इन और विद इन, इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है कहीं पर इन का और कहीं का विद इन का। अब देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए कि एक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, अगर दिए गए समय को आप पूरा समाप्त कर लेते हैं और उसके बाद कुछ करते हैं, इस दोनों का सेंस जो है वो नॉर्मली आपको में ही लगता है, लेकिन इसका जो में का सेंस है वो है के बाद। मतलब जो समय दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, अगर वो टाइम आप पूरा का पूरा समाप्त कर दें और उसके बाद कुछ हो, इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं, है ना। के बाद के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में, के बाद। तो बोलने के लिए नहीं होता है कि एक सप्ताह में आएगा, अगर हमने इंग्लिश में इन यूज किया है तो इसका मतलब है कि वो पूरा सप्ताह खत्म करने के बाद आएगा। अब जो दूसरी जानकारी यहां पर है, इसी तरीके से विद इन जो है वो मान लीजिए कि एक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है कि आप कुछ समय बचा लेते हैं, है ना। मतलब है कि जो दिया हुआ है के पहले कह सकते हैं या उतने में, के पहले है, इसका मतलब होगा विद इन, ठीक। अब इसका मतलब है कि जितना समय दिया हुआ है वो आप कह सकते हैं कि उतने में या उतने से कम में, ज्यादा नहीं होगा, तो हम इस्तेमाल करते हैं विद इन का। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो कहेंगे आई विल बी बैक
I'll be back within an hour। इसका मतलब है कि 1 घंटा या उससे पहले, ठीक है। और अगर हम कहते हैं he will be back in a week, मतलब यहां पर है कि 1 सप्ताह के बाद। और इसका जब भी इस्तेमाल करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि इन और विद इन की जो बात है उसमें इसका सेंस आएगा। नॉर्मली अगर आप कहीं पर भी देंगे तो इनका मतलब में ही समझते हैं, विद इन का मतलब भी कहते हैं ना विद इन 2 मिनट्स, मतलब है कि 2 मिनट या उससे पहले आपको चाय मिल जाएगी या जो भी कहा गया है वो पूरा हो जाएगा। तो यहां सेंस यही है कि इस दोनों को समझने के लिए यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब विद इन के साथ क्या है, ये तो टाइम के लिए इस्तेमाल हो ही गया है ना, ये टाइम के लिए इस्तेमाल हो ही गया। विद इन के साथ जो है इनसाइड के सेंस में ये प्लेस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। विद इन को कहीं कहीं जो है इनसाइड के सेंस में प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि डिलीवरी इज फ्री विद इन a 10 mile radius। इसका मतलब जो यहां पर है वो सेंस है इनसाइड का। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये मुझे लगता है, मुझे बताइएगा जरूर कि किन किन लोगों को ये जानकारी विद इन वाली ये नई जानकारी है। एडवांस लेवल के बच्चों को भी कहीं ना कहीं इसमें जो है वो पता नहीं होगा या डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अक्सर हम ये जानते हैं कि इन और विद इन का प्रयोग जो है वो समय के लिए किया जाता है, कि समय अगर जितना है उसको खत्म करके उसके बाद वो चीज होता है तो हम इन इस्तेमाल करते हैं, या दिए गए समय जो तयशुदा समय है उतना या उससे कम, उस सेंस में हम विद इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन विद इन का इस्तेमाल एक जगह और होता है, इनसाइड के सेंस में प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली अब हम जब सवाल पर लौटते हैं यहां तो देखिए इसमें इसका कोई है ही नहीं, ना ही टाइम है ना ही प्लेस है। ये एक ग्रुप की बात कर रहा है कि दो डिप्रेशन अफेक्ट्स ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स, इट इज मोर कॉमन एमंग होना चाहिए एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज एंड एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 60। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। यहां पर क्या करेंगे, विद इन को हटा देंगे और उसके लिए हम उसकी जगह पर एमंग का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, while this is cause for cheer, the index reveals that there has been a major decline in the area of industry, innovation and infrastructure। ये beside यहां पर जो है इसका क्या सेंस, देखिए मुझे ये पता है इसीलिए मुझे यहां पर मैं इसको घेर रहा हूं। अगर आप सबको नहीं पता है घबराइए नहीं, हम इसकी पूरी जानकारी आपको अभी देते हैं। डिसेंट वर्क, अब यहां से दूसरा है कि एन इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन मेड वर्स बाय द लॉकडाउन्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट सीकिंग टू टैकल द कोविड-19 पेंडेमिक। अब यहां पर इस बिसाइड का क्या मतलब है, चलिए एक बार फिर से हम यहां पर, अभी जो है ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। अब इसके लिए एक मैं ऐसे ही छोटा सा ड्राइंग करके आपको समझा दूं, आसानी से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि एक घर है और उसके बगल में एक दूसरा घर है। तो इस दोनों के लिए जो है इसका यूज होता है बिसाइड का, बिसाइड, ठीक है। मतलब होता है के बगल में, के बगल में। एग्जाम्पल के तौर पर है तो आप कह सकते हैं कम एंड सिट बिसाइड मी, इसमें एस नहीं लगाएंगे, बिसाइड मी।
मतलब है कि जहां पर हम एस नहीं लगाते हैं उसका मतलब होता है के बगल में। अगर हम इसको हाउस ए का टैग दे दें और इसको बी का, कहेंगे कि ए इज सिचुएटेड बिसाइड बी, हाउस ए इज सिचुएटेड बिसाइड बी, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसका मतलब है के बगल में। अब देखिए कि जो दूसरा है बिसाइड्स, इसके लिए बहुत कंफ्यूजन है। लोग इसको समझ लेते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग बताते हैं कि अलावा, ठीक है, को छोड़कर। तो इसका मतलब अक्सर बच्चों को यह समझ में आता है कि ये माइनस है। नहीं, इसका मतलब होता है प्लस। ये माइनस कहना बिल्कुल गलत है, इसका मतलब होता है प्लस। और हिंदी में इसका सबसे सटीक मीनिंग अगर समझेंगे तो आप के अतिरिक्त समझिए, ठीक है, एडिशन में उसके साथ रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एक बच्चे ने मान लीजिए कि मिल्क खरीदा, उसके साथ साथ उसने कुछ और भी खरीदा, ठीक है, कुछ भी खरीदा। मान लीजिए आप इसको कह सकते हैं कुछ भी रख लीजिए, डेयरी मिल्क कह दीजिए। तो अब क्या है कि इसके अतिरिक्त, दूध के अलावा उसने डेयरी मिल्क भी खरीदा। तो मतलब है कि दोनों के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त दूसरा भी। मतलब जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि उसने कुरकुरे के अलावा कोल्ड ड्रिंक भी खरीदी, उसने जो है टी शर्ट के अलावा जीन्स भी खरीदी। तो यहां पर जो है इस सेंस में हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाएगा? ही गेव मी एवरीथिंग बिसाइड्स लव। इसका क्या मतलब है कि प्यार तो दिया ही, उसके अतिरिक्त सब कुछ दिया, सारी सुविधाएं दी। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं बिसाइड्स का। अब देखिए सवाल पर वापस आ जाइए। क्या कह रहा है कि while this cause for cheer, the index reveals that there has been a major decline in area of industry, innovation and infrastructure besides decent work and economic। यहां पर क्या होना चाहिए? बगल में का सेंस ही नहीं आएगा, यहां आ रहा है इसके अतिरिक्त besides decent work and economic growth, again made worse by lockdowns imposed by the governments seeking, ठीक है, to tackle the कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहां पर जो है बिसाइड का कोई सीन नहीं है, सेंस बिसाइड से आ जाएगा और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में क्या है कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, कम एंड सिट बिसाइड मी। बहुत ही साधारण एग्जांपल है, आपके ध्यान में भी रह जाएगा। जब हम बिसाइड्स लगाते हैं तो इसको आप एक्सक्लूडिंग नहीं, इसको सेंस बेहतर है। बिसाइड का मतलब आप समझिए इंक्लूडिंग, बेहतर है इंक्लूडिंग आपको समझ में आए, याद रहे कि मतलब उसने मोबाइल तो खरीदी ही, उसके अलावा हेडफोन भी खरीदा, ईयरबड भी खरीदा, मतलब कुछ और भी उसके साथ साथ लिया। तो उस सेंस में के अतिरिक्त, के अलावा, को छोड़कर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये माइनस नहीं प्लस का सेंस है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। बताइएगा जरूर कि क्या बिसाइड्स को इस तरीके से आप जानते थे, इतनी समझदारी थी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट फ्रॉम द व्हाइट हाउस सेड दैट द ट्रिप will further strengthen the United States-India strategic partnership and highlight the strong and enduring bonds at the American and Indian people। एंड लगा हुआ है और पिछले दिन ही मैंने जानकारी दी थी कि जब दो के बीच में होता है तो वहां पर होता है बिटवीन। हाईलाइट द स्ट्रॉन्ग एंड इंड्योरिंग बॉन्ड्स, किसके बीच में भाई? अमेरिकन और इंडियन लोगों के बीच में।
आगे एंड भी है। मैंने कहा था कि हम जब बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो आगे जो है वो एंड यूज होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि बॉन्ड्स बिटवीन द अमेरिकन एंड इंडियन पीपल, बड़ा ही आसान है। पिछले दिन का कंसेप्ट अगर आपको पता है, आपने उसको देखा था, नहीं देखा है तो वीडियो के जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा वीडियो की लिस्ट में। इसका प्लेलिस्ट अभी रेडी नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट हम बहुत जल्द इसको प्लेलिस्ट में शामिल कर देंगे। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। पिछले दिन बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी जो है मैंने वहां पर रखी है। अगर आप उससे रूबरू नहीं है, आप नहीं जानते, एक बार जरूर देखना चाहिए रिवीजन के तौर पर भी, और बताइएगा जरूर कि क्या उसमें कोई नई जानकारी आपको मिली। ये वैसे बच्चों के लिए है जो कि उस वीडियो को नहीं देखे। वैसे बहुत सारे बच्चे तो ये सोच करके छुट्टी पे चले गए कि चलो एसबीआई ने भी एग्जाम कैंसिल कर दिया है, अब जब होगा तब देखा जाएगा। तो ठीक ही है, आपको ये पता नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है, क्योंकि यही सही है। आपके एग्जामिनेशन की जो है वो डेट, एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसको देख करके अगर आप तैयारी करेंगे, आप स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट होने का मतलब है कि आप हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, जितनी भी परेशानी है उसको मिनिमाइज कीजिए और अपने पढ़ाई और उसके दायरे को मैक्सिमाइज करके रखिए, ताकि आप स्टूडेंट कहलाने के लायक बनिए। अदरवाइज आपको अगर सोशल सारी चीजें दिखाई देती है, सब कुछ दूसरों का कष्ट दिखाई देता है, अपनी परेशानी दिखाई देती है, तो आप स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट होने का मतलब होता है कि आपका पहला काम है अपनी जो सबसे बड़ी ड्यूटी है पढ़ाई करना, अपने आप को कुछ सिखाते रहना, अपने आप को बढ़ाते रहना, ये जरूर करना चाहिए। और अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सफलता भी आपको हाथ लगेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि ईपीएफओ इज कमिटेड टू सेटलिंग दीज क्लेम्स इन 3 days ऑफ देयर रिसिप्ट। अब देखिए कि यहां पर क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों के मन में लगेगा कि जब मैं यहां पर बोलूंगा कि इसको विद इन करना चाहिए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर नहीं, विद इन आप क्यों करें, इन से भी तो सेंस आ ही रहा है 3 दिन के बाद। लेकिन देखिए 3 दिन के बाद हो सकता है, बट कितने दिनों तक, ये उसका दायरा नहीं है। तो यहां क्या कह रहा है कि 3 दिन या उससे पहले, ये तब मीनिंग सही देगा। बहुत सारे बच्चों को ये लग सकता है कि आप जबरदस्ती इसको चेंज कर रहे हैं, इनसे भी तो मीनिंग आ रहा है। ठीक है, आप 3 दिन के बाद कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक, ये दायरा फिक्स नहीं हुआ ना। और कहीं पर भी कोई भी क्लेम करना है, कुछ भी करना है, सेटलमेंट के लिए है, कोई डेट आता है, तो उसका एक जो एंड होता है, जो उसका जिस समय में वो समाप्ति होती है, भाई 5वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आप फॉर्म भी फिल करते हैं तो वहां पर भी पेमेंट की एक लास्ट डेट होती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ईपीएफओ इज कमिटेड टू सेटलिंग दीज क्लेम्स विद इन, जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इनका प्रयोग करना यहां पर गलत हो जाएगा। 3 दिन या उससे पहले कि 3 days ऑफ देयर रिसिप्ट। फॉर दिस ईपीएफओ हैज डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, ये आप जानते हैं, तैनात करना। डिप्लॉय ए सिस्टम ड्रिवन ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच मेंबर्स whose KYC requirement is complete in all respect, said the statement। तो सिंपल सा है कि यहां पर आपके मन में यह विवाद आ सकता है। मुझे लिख करके बताइएगा, क्या आपने ये सोच करके इसे छोड़ दिया कि भाई इन है, ठीक है, लेकिन देखिए इन के लिए मैंने कहा कि इन यहां पर सारे दायरे को फिट जो है वो कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है कि भाई पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, वो है इनका मतलब की बात है। लेकिन आप ये समझिए कि लाइन का जो सेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप कहेंगे 3 दिन के बाद, तो 3 साल भी हो सकता है, 30 साल हो सकता है, 300 साल हो सकता है, मीनिंग यहां पर क्लियर नहीं आया ना। लेकिन अगर हम विद इन कहते हैं, उसका मतलब है 3 दिन या उससे पहले। उसी के लिए जो है डिप्लॉय किया गया है सिस्टम ड्रिवन ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच मेंबर्स हुज केवाईसी रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए आपका कॉमन सेंस बहुत जरूरी है हर एक जगह पर, एंड दैट्स व्हाई मैं बार बार ये कहता हूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों को अगर ये जानकारी नहीं है कि ईपीएफओ का जो क्लेम सेटलमेंट है उस पर क्या बात हुई है, 3 दिन के बाद है या उससे पहले, अगर आपको उससे पहले है तो आपको फट से समझ में आ जाएगा भाई इन यहां पर जो है गलत है, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट विद इन है। अगर आपकी जानकारी नहीं है, आपको आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको कॉमन सेंस की जरूरत है कि भाई ऐसा सोचना पड़ेगा कि 3 दिन के बाद कहते हैं तो फिर कितने दिनों तक, ये तो वहां पर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम विद इन कह देते हैं तो 3 दिन या उससे पहले, तो ये एक सही लग रहा है कि ये गाइडलाइन है, एक तरीका है
कि भाई कहीं पर भी क्लेम सेटलमेंट की बात अगर होगी तो वो इतने दिनों से इतने दिनों तक ये दायरा फिक्स होता है, भाई जिंदगी भर वो नहीं चलता है। तो इसीलिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए, और यहां पर फिर से इन और विद इन की जानकारी आपको मैं दे चुका हूं कि इन का मतलब होता है कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है उसको समाप्त करके उसके बाद, और विद इन का मतलब होता है कि जो दिया हुआ है उतना या उससे पहले, बाद नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा खत्म होने के बाद की बात नहीं करेंगे। इसमें मैंने बताया कि विद इन का प्रयोग जो है हम एरिया के लिए भी करते हैं, प्लेस के लिए भी करते हैं। ठीक है, कि भाई इतने दायरे में आपका जो है, तो वहां पर हम विद इन कह सकते हैं, विद इन 10 माइल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विद इन पार्टी कह सकते हैं। मतलब है कि उस पार्टी के दायरे में जो है उससे बाहर के लोग नहीं होंगे, वहां जो जिस बात को कहेंगे उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विद इन का टाइम और प्लेस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, बिसाइड्स दैट, ठीक है, इसके अतिरिक्त, बिल्कुल सेंस आ रहा है, अ फाइनेंशियल लॉस टू द ट्यून ऑफ 100 ऑफ crores was incurred। अब देखिए इनकर का मतलब होता है नुकसान उठाना, ठीक है, नुकसान उठाना, या इसको कह सकते हैं अपने ऊपर लेना, है ना, अपने ऊपर लेना, मतलब किसी भी चीज का जो जिम्मेदारी है उसका जो नुकसान है वो, by people whose homes and business establishment were damaged in the arson। arson का मतलब होता है आगजनी, ठीक है, आगजनी, that followed the agitation, और ये पहले ही बता चुका हूं, विद्रोह, आंदोलन, जो समझिए, ठीक है, आंदोलन, उत्तेजना, इस सेंस में कई बार मैं इसकी चर्चा करता हूं, शब्दों को ध्यान से सुनिए। जिस नोटबुक पर आप पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं उसके ऊपर जो चौड़ा वाला पट्टी होता है जहां हम अक्सर शीर्षक या अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं, वो जगह खाली रहता है, वहां इसको आप लिख लीजिए। एक वर्ड है आर्सन, का मतलब होता है आगजनी, दैट फॉलोड द एजिटेशन लिविंग द स्टेट पैरालाइज्ड, और पैरालाइज्ड का मतलब लकवाग्रस्त के सेंस में कह सकते हैं, फॉर नियरली 2 weeks। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है कि बिसाइड्स दैट अ फाइनेंशियल लॉस टू द tune of 100 of crores was incurred by the people whose homes and business establishments were damaged in the arson that followed the agitation, leaving the state paralyzed for nearly 2 weeks। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई, कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं है, रत्ती भर भी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, अ फिल्म बाय अ पुणे बेस्ड डायरेक्टर ऑन द डेली स्ट्रगल्स ऑफ 4 सिस्टर। अब ये देखिए अक्रॉस यहां पर फिट नहीं है, स्ट्रगल अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जिंदगी में जो चलता है, विरुद्ध जो हम स्ट्रगल करते हैं, कि मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें हराना चाहती है और उसके विरुद्ध हम प्रयास करते रहते हैं, तो यहां पर अक्रॉस का सेंस नहीं होगा। अक्रॉस हम इसकी जानकारी भी आपको देंगे डिटेल में। तो क्या कह रहा है कि अ फिल्म बाय अ पुणे बेस्ड डायरेक्टर ऑन द डेली स्ट्रगल ऑफ 4 सिस्टर्स against the backdrop of farmer suicide in Vidarbha in Maharashtra has made it to the long list in the best picture category of the 87th Academy Awards, popularly called the Oscars। अब देखिए यहां पर सबसे पहले दिख गया अक्रॉस, अक्रॉस नहीं होगा, स्ट्रगल अगेंस्ट, डेली स्ट्रगल्स ऑफ 4 सिस्टर against the backdrop of farmer suicide in Vidarbha in Maharashtra has made it to the long list in the best picture कैटेगरी ऑफ द 87th Academy Awards, popularly called the Oscars। मतलब है कि वो जो स्ट्रगल दिखाया गया उस फिल्म में, वो बेस्ट पिक्चर के कैटेगरी में वहां पर लिस्ट किया गया है कि लॉन्ग लिस्ट इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी ऑफ 87th Academy Awards। और यहां पर जो है इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है अक्रॉस की, यूज क्या करेंगे, अगेंस्ट की। किसी सवाल में विस्तार से अगर अगेंस्ट की चर्चा आएगी तब हम उसको भी बताएंगे, ऐसे आप इसका जानते हैं के विरुद्ध के सेंस में होता है, कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है, बट सारे सेंस की जो समरी होती है वही होता है किसी के विरुद्ध। तो सिंपल सी बात है कि अगेंस्ट का प्रयोग एक्चुअली ऐसा होता है कि जहां पर हम कुछ जो है
उधर से कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में हम कुछ लगा रहे हैं, मतलब उसके जवाब में कुछ कर रहे हैं। मतलब है कि यहां पर जो है स्ट्रगल कहने का सेंस है कि भाई जो कुछ भी लाइफ अगर ये चाह रहा है कि जो मौत हो रही है उसके खिलाफ जो उसका स्ट्रगल है, उस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई अक्रॉस तो कहीं पर भी यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, कि सिस्टर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फार्मर सुसाइड। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि इवन एज द रिसेंटली declassified documents relating to the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose do not take us any closer to finding out whether he indeed survived the August 18, 1945 air crash। अब देखिए कह रहा है कि declassified documents relating to documents क्या लगा है, do not take us any closer, इसीलिए लगा है यहां पर do not, whether he indeed survived the August 18, 1945 air crash। they throw यहां पर थ्रो का सेंस अगर नॉर्मली ऐसे रखें तो बिल्कुल ये सेंस नहीं देगा, लेकिन इसके साथ एक फ्रेजल वर्ब है। अगर हम थ्रो अप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जल्दी से बनाना, जल्दी से बनाना, या की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। आकृष्ट करने का मतलब है आकर्षित करना, ध्यान खींचना, आकृष्ट करना, इस सेंस में करते हैं। थ्रो अप का इससे मतलब इस्तीफा देना भी होता है कि दे थ्रो अप मेनी अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट क्लेम ही आउटलिव्ड द क्रैश। तो यहां पर जो है ये थ्रो नहीं, इसके साथ अप का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के सेंस क्लियर होगा कि इवन एज द रिसेंटली declassified documents relating to the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose do not take us any closer to finding out whether he indeed survived the August 18, 1945 air crash। They throw up many unverified documents that claim he outlived the crash। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या करेंगे, थ्रो के साथ अप लगाएंगे, की और लोगों का ध्यान खींचना, की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। थ्रो अप का ऐसे सेंस होता है जल्दी से बनाना, या इसका दूसरा सेंस और कहते हैं इस्तीफा देने के सेंस में भी होता है। तो यहां पर है की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि एज opportunism and strategic boldness seem to have become the main structure poles। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, ये ठीक नहीं है। देखिए अगर हम नॉर्मली इसको मैं क्लियर कर दूं कि नॉर्मली वर्ब की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर हम लिखते हैं रन, एक वर्ब लिया, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं आई एम रनिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर है कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करने में यूज हुआ है, अगर हम चाहें तो बिना एसआरएम के भी लिख सकते हैं, और तब मुझे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके लिखना होगा। अगर हम कहें रनिंग ट्रेन, तब इस केस में ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, जिसको कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और एडजेक्टिव के आगे एक नाउन होता है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अगर बिना हैज हैव के आया है तो उस केस में वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर वो हैज हैव के साथ आ जाता है, इन दैट केस वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और तब हम उसे V3 मानते हैं। इसी तरीके से वर्ब 1 प्लस ING अगर अकेले आ रहा है तो वो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। लेकिन अगर वो एसआरएम वाज वर के साथ आ जाता है
तो वैसी परिस्थिति में वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो एक्शन जिस समय की चर्चा की जा रही है उस समय में रनिंग है। तो हम ऐसे में उसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। देखिए सारी बातें एक ही जैसी है, अगर मिला जुला करके समझिएगा तो वर्ब के ही फैमिली का सब है, लेकिन उसके काम अलग अलग है। कि जब हम वर्ब 1 प्लस ईडी या एनटी या टी, जिसे आप थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, अगर उसके साथ हैज हैव का प्रयोग कर देते हैं तो वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट केस हम उसे V3 कह सकते हैं। बट अगर हम उससे एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तब वो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता। इन दैट केस आप उसे सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, जो कि उस समय में एक्टिंग एडजेक्टिव है। इसी तरीके से वर्ब 1 प्लस आईएनजी भी एक्टिंग एडजेक्टिव होता है जब उसे एसआरएम के बिना लिखा जाता है। और यही चीज यहां पर देखिए कि यहां पर क्या है कि अगर हम यहां पर मेन स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, यहां पर स्ट्रक्चरिंग पोल्स ऑफ अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, रिजोल्यूशन, डिप्लोमेसी, इंडियाज पॉलिसी, प्रेफरेंस फॉर, देखिए फिर यहां पर है कोर्टिंग, काबुल्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलीट हैज फेस्ड अ डिस्टिंक्टिव ड्रॉबैक, इट हैज नो लेवरेज। और लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाने के सेंस में, ठीक है। लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना। और यहां जो डिस्टिंक्टिव कहां चला गया, इसका मतलब होता है भेद बताने वाला, डिफरेंस बताने वाला, ठीक है, डिफरेंस बताने वाला। और यहां जो है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप जानते ही हैं, संघर्ष, विवाद, है ना, विवाद, या आप इसको विरोध कह सकते हैं। सिंपल सा है, सारे शब्द आसान है। यहां जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, मेन स्ट्रक्चरिंग पोल्स होना चाहिए, तब जाकर के ये सही होगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसमें हम एसआरएम वाला यूज नहीं करेंगे। जब हम एसआरएम का प्रयोग नहीं करते हैं और ऐसे हम लिखते हैं रनिंग ट्रेन इज डेंजरस, तो यहां पर जो रनिंग है वो वर्ब नहीं है, वो उस ट्रेन के लिए क्वालिटी बता रहा है। कैसी ट्रेन है भाई? दौड़ती हुई ट्रेन है। जब हम कहते हैं कि ही हैज स्टोलन अ पर्स, ये ऐसा एग्जांपल है जो मैं अक्सर आप सबको बता चुका हूं, पक चुके होंगे आप इसको सुनकर के, कई बार इसकी चर्चा मैंने की है। तो सिंपल सा है कि आई हैव स्टोलन अ पर्स का मतलब है कि मैंने एक पर्स चुराई है, और ये एक एक्शन है। अब हम यहां पर जो है हम किस बात को कह रहे हैं कि पर्स के बारे में कुछ कहना चाहें और हम ये वहां पर क्लासिफाई करना चाहते हैं कि ये चोरी की गई पर्स की बात है, तो स्टोलन पर्स इज न्यू। तब यहां पर है किसी ने चुराई, तो वो जो स्टोलन है, इन दैट केस जब हम कहते हैं स्टोलन पर्स इज न्यू, वो एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो अगर हम ईडी वाले वर्ब से पहले हैज हैव को हटा दें तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। आईएनजी वाले से पहले एसआरएम को हटा दें तो वो भी एडजेक्टिव होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है। जिरंड भी हो सकता है, तो जिरंड के केस में हम नाउन आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में हम आगे नाउन इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहां पर किया गया है कि स्ट्रक्चरिंग पोल्स ऑफ अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। ध्यान रखिएगा कि हम बिना ऐसे नहीं रख सकते, स्ट्रक्चर पोल्स नहीं, स्ट्रक्चरिंग पोल्स। जैसे यहां पर देखिए कोर्टिंग काबुल्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इलीट, तो यहां पर जो है कोर्टिंग काबुल्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इलीट यहां लिखा गया है कोर्टिंग, इसी तरीके से वहां पर भी होना चाहिए स्ट्रक्चरिंग। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि सिंगापुर रजिस्टर्ड एमवी एक्सप्रेस पर्ल कैरिंग केमिकल्स एंड प्लास्टिक हैज बीन इन न्यूज सिंस अ फायर इंसिडेंट ऑन May 20 एंड सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाला, है ना, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाला, सब्सिक्वेंट एक्सप्लोजन अबॉर्ड फॉलोइंग विच टन्स ऑफ प्लास्टिक पैलेट, पैलेट का मतलब होता है टिकिया, गोली, छर्रा, जो भी समझिए, डिपोजिट्स वर फाउंड डिपोजिटेड अक्रॉस। फिर से यहां दोबारा आ गया, अब पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? देखिए
ये एक प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है। इसके कई सारे सेंस होते हैं। के उस पार, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, के उस पार। इसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड। आप अगर इसको कहें, ठीक है, माई हाउस इज अक्रॉस द हिल, ठीक है। दूसरा जो अक्रॉस का सेंस होता है, दूसरा अक्रॉस का सेंस होता है एक छोर से दूसरी छोर तक, ठीक है। क्या होता है? फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो आप कह सकते हैं आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझिए कि अक्रॉस का इस्तेमाल होता है के उस पार, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर है माई हाउस इज अक्रॉस द हिल। दूसरा है एक छोर से दूसरी छोर तक, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहां अब अगर हम सवाल को देखते हैं तो क्या कह रहा है कि जो स्मॉल टन्स ऑफ प्लास्टिक पैलेट डिपोजिट्स वर फाउंड डिपोजिटेड, कहां पर पाया गया? देखिए डिपोजिटेड कहां पाया गया भाई? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब उस साइड नहीं, द कंट्रीज बीचेस। तो यहां पर जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, है ना, किनारे किनारे, ठीक है। जैसे कोई सड़क है और उसके किनारे किनारे या उसके बगल में, आप कह सकते हैं ऐसे बगल में, ये यहां भी कह सकते हैं किनारे किनारे, है ना। तो यहां सेंस किनारे किनारे का आएगा कि उसके किनारे पर डिपॉजिट पाया गया, तो यहां पर होना चाहिए अलोंग। अक्रॉस का प्रयोग गलत है क्योंकि दो मीनिंग जो मैंने अक्रॉस के बताए उसके जो सेंस है यहां पर नहीं आएगा और ये फिट नहीं बैठेगा। तो क्या हो जाएगा? सिंगापुर रजिस्टर्ड MB Express Pearl carrying chemicals and plastic has been in news since a fire incident on May 20 and subsequent explosion aboard, following which tons of plastic pallet deposits were found deposited along the country's beaches। मतलब जो बीच है ना, कंट्री का जो किनारा है तटीय, वहां पर जो है उसके किनारे किनारे ऐसे पाया गया। अक्रॉस कहेंगे तो उस तरफ सेंस ही नहीं आएगा। जो है जो भी चीजें समंदर में कहीं पर भी कुछ बर्बाद होता है तो वो किनारे की तरफ जो है वो लहरों की वजह से डिपॉजिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? फाउंड डिपॉजिटेड अलोंग होना चाहिए और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए यहां पर जो जानकारी वाली बात थी वो अक्रॉस और अलोंग का है। अक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार, ठीक है। माई हाउस इज अक्रॉस द हिल। दूसरा है एक छोर से दूसरी छोर तक, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब इस तरफ से शुरू करें वहां तक तैर सकते हैं, तो वो वहां पर सेंस नहीं आएगा। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। और एक और जानकारी ले लीजिए, अलोंग के साथ अगर हम विद लगा देते हैं इसका मतलब होता है के साथ साथ। क्या होता है? के साथ साथ, है ना। राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, along with his friends is coming। चलिए तो यहां पर इसी आधार पर अक्रॉस फिट नहीं बैठता है और इसका जो जवाब होगा वहां सही बदल करके हम along करेंगे और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन भी पहले सेशन की तरह काफी मजेदार रहा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्क की साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं यहाँ पर फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के डेट्स भले ही पोस्टपोन हो रहे हो, आपकी तैयारी को आप ठंडे बस्ते में नहीं डालिए, उसको चलाते रहिए और रफ्तार बढ़ाते रहिए। अगर आप धीमा करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को जो है ना रिव्यू कर पाएंगे ना ही नई चीजें। मैंने कहा था कि 100% के जो हैं उसके अलावा जो 70-25 है उसको 100 के दायरे में लाना है, 50-50 को 100 के दायरे में लाना है। आपके पास बहुत सारा काम है, आप सीरियस नहीं है, आप नहीं समझते हैं स्थिति की गंभीरता को। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है और वैकेंसीज घट रही है, इसीलिए कट ऑफ ऊपर जाएगा, कंपटीशन और भी टफ होगा। इसीलिए मेरी तरफ से यही सलाह है कि आप अपने प्रयास को अपने मैक्सिमम लेवल तक जारी रखिए। बाकी हम आपकी मदद करने के लिए यहां पर हैं ही। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान कहीं पर भी कोई परेशानी हुई है, कुछ भी ऐसी बात है जो मुझे आप कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं,
वो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। हम जल्द से जल्द आसान शब्दों में उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, ताकि आपकी पढ़ाई सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ती रहे। अगले दिन बहुत जल्द आपके सामने फिर एक रोचक एपिसोड लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।